हेलो फ्रेंड, पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पढ़ने का काम किए। आज हम लोग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टेट राज्य मानव अधिकार आयोग को पढ़ने का काम करेंगे। दोस्त, NHRC की तरह राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन भी जो है 1993 में होता है और यह एक स्टेचुअरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है। तो इसका मतलब है कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका जो स्थापना है, किसी कानून के जरिए किया गया होगा। तो दोस्त, इसका जो गठन है वो पहरा एक्ट, जिस कानून के जरिए NHRC का क्या होता है, गठन होता है, उसी कानून के जरिए SHRC का भी गठन हुआ। उस कानून के जरिए SHRC का भी क्या होता है, गठन होता है। दोस्त, जो SHRC का जो पावर है वो 7वें अनुसूची जो 7th शेड्यूल है, 7वें अनुसूची के स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में है। जो मुद्दा स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में प्रोवाइडेड है, सिर्फ उसी मुद्दा पर अगर जहाँ कोई मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, तब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या करेगा कि उस पर एक्शन लेगा। अगर कोई मुद्दा जो कि स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, तो उस केस में SHRC जो है कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। और दोस्त, दूसरा बात ये कि अगर कोई मुद्दा जो कि स्टेट लिस्ट में है और कंकरेंट लिस्ट में है और इस मुद्दे पर मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और अगर उल्लंघन होने के बाद जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो इस मुद्दे पर ऑलरेडी जो है एक्शन ले चुका है या उसका जो है प्रोसेस जारी है, तो उस केस में भी जो है उस केस में भी दोस्त SHRC कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई एक्शन दोस्त नहीं लेगा। यहाँ पर पहरा एक्ट जो है दोस्त, पहरा एक्ट के अनुसार सभी राज्य को SHRC का गठन करना है। सभी राज्य को SHRC का क्या करना है दोस्त, गठन करना है सभी राज्य को। पर दोस्त, क्या राज्य की तरह जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, क्या यहाँ भी SHRC नामक कोई संस्था होती है? क्या यूनियन टेरिटरी में भी कोई राष्ट्रीय राजकीय मानव अधिकार आयोग की तरह कोई संस्था है? तो दोस्तों, इस संबंध में जो पहरा एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, उसके अनुसार जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करेगा कि जो यूनियन टेरिटरी के जो पड़ोसी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी के जो सीमावर्ती राज्य हैं, उस राज्य के जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को उस यूनियन टेरिटरी का क्या करना है, जुरिस्डिक्शन में क्या करना है, देखना है, मानव अधिकार उल्लंघन को प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि दोस्त, कोई चंडीगढ़ है, जैसे चंडीगढ़ एक क्या है, अपना UT है, और चंडीगढ़ का जो पड़ोसी राज्य है वो पंजाब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यह प्रोवाइड कर सकता है कि जो पंजाब का SHRC है, राज्य मानव अधिकार आयोग, वो चंडीगढ़ में भी जो मानव अधिकार है उसका प्रोटेक्शन करने का काम करेगा, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। पर दोस्त, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि पहरा एक्ट में खास करके दिल्ली के लिए एक स्पेशल SHRC का गठन करने का क्या है, प्रोविजन किया गया है। दिल्ली एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना एक क्या है, ह्यूमन राइट कमीशन है, जिसके पास अपना एक ह्यूमन राइट कमीशन है। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि जो दिल्ली है उसके पास अपना एक ह्यूमन राइट कमीशन है। अब हम लोग दोस्त क्या करेंगे, कंपोजिशन जानने का काम करेंगे कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कितने मेंबर होते हैं। दोस्त, एक इसमें क्या होगा, एक चेयरमैन होंगे, और 2 मेंबर होंगे। दोस्त, राज्य मानव अधिकार आयोग में एक चेयरमैन होंगे और 2 मेंबर होंगे। और ये दोस्त एक मल्टी मेंबर बॉडी है, क्योंकि एक चेयरमैन और 2 मेंबर मतलब मल्टी मेंबर बॉडी। इसके चेयरमैन जो होंगे दोस्त, वो या तो जो हाई कोर्ट है उसके या तो चीफ जस्टिस होंगे या तो कोई जज होगा।
या तो कोई जज होगा, या तो चीफ जस्टिस, अगर जहाँ चीफ जस्टिस इसके चेयरमैन बनते हैं तो वो क्या होंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस। और कोई जज जो होगा दोस्त, वो या तो रिटायर्ड होगा और या तो सर्विंग होगा। इस केस में हम दोस्त एक बात याद रखेंगे कि अगर कोई जज जो कि जो कि हाई कोर्ट का जज है और वो सर्विंग जज है, वो अभी जो है हाई कोर्ट में जो है क्या कर रहा है, जज के रूप में कार्यरत है, तो उस जज को अगर जहाँ इसके मेंबर के रूप में क्या करना है, कि अगर अपॉइंट किया जाता है या तो चेयरमैन या फिर मेंबर के रूप में, तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना होगा। उस केस में सुप्रीम कोर्ट, इस केस में हाई कोर्ट से परमिशन नहीं लेंगे दोस्त। उस केस में क्या करेंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे क्या करेंगे, परमिशन लेने का काम करेंगे। नेक्स्ट दोस्त, ये अब जो है यहाँ पर जो अलग दो मेंबर होंगे, और ये जो दो मेंबर हैं, ये कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो इस दो मेंबर में दोस्त क्या होगा, और दोस्त मेंबर के रूप में या तो कोई रिटायर्ड या सर्विंग कौन होंगे, जज होंगे हाई कोर्ट के, रिटायर्ड या सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड या सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट जज जिसका क्या है 7 साल का 7 ईयर का 7 साल का क्या है एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस वाला डिस्ट्रिक्ट जज। दो मेंबर में से एक मेंबर या तो क्या होंगे कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सर्विंग जज होंगे, और या तो कोई डिस्ट्रिक्ट जज होंगे जिनके पास 7 साल का क्या होगा, जिनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो इन दोनों में से दोस्त कोई एक ही होंगे, या तो डिस्ट्रिक्ट जज जिनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, और या तो हाई कोर्ट के जज एज ए मेंबर जो या तो रिटायर्ड है या सर्विंग है। और जो दोस्त दूसरा मेंबर होंगे, उनके पास क्या हुआ कि स्पेशल नॉलेज होना चाहिए दोस्त ह्यूमन राइट के फील्ड में। उनके पास क्या होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए दोस्त ह्यूमन राइट के फील्ड में। अब हम लोग दोस्त क्या करेंगे कि इनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसे जानने का काम करेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है। दोस्त जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, उनके मेंबर का जो अपॉइंटमेंट है, चेयरमैन और मेंबर का जो अपॉइंटमेंट है दोस्त, वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। पर गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई इनके पास जो है मतलब अपने मनमानी करके किसी को अपॉइंट नहीं करते हैं, बल्कि एक कमेटी बनता है दोस्त। उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, उस कमेटी की सिफारिश पर क्या करते हैं कि उस कमेटी की सिफारिश पर गठन करने का काम करते हैं, उस कमेटी की सिफारिश पर अपॉइंटमेंट करने का काम करते हैं। और ये जो सर कमेटी बनता है, उस कमेटी के मेंबर के रूप में चीफ मिनिस्टर होते हैं। जिस तरह से NHRC में प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसके चेयरमैन, तो इसमें चीफ मिनिस्टर होंगे। राज्य के होम मिनिस्टर होंगे, गृह होम मंत्री होंगे। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, और लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन, विरोधी दल के नेता। तो जो SHRC राज्य मानव अधिकार आयोग, उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो है एक कमेटी बनता है, जिसमें चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और ये गवर्नर को सिफारिश करेगा, और फिर गवर्नर जो है उसे अपॉइंटमेंट करने का काम करते हैं। और दोस्तों पॉइंट इसमें जो नोट करने वाली है कि अगर किसी राज्य में जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो उस केस में क्या होगा कि जो विधान परिषद है, जिस राज्य में विधान परिषद है, सेकेंड हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो दोस्त उस केस में क्या होगा, जिस केस में विधान परिषद है, उस केस में जो विधान परिषद के जो डिप्टी चेयरमैन है, विधान परिषद के डिप्टी सॉरी विधान परिषद के जो चेयरमैन है, प्लस में विधान परिषद के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विधान परिषद के चेयरमैन और विधान परिषद के लीडर ऑफ अपोजिशन, विधान परिषद के चेयरमैन और विधान परिषद के लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों क्या होंगे, इसके ऑटोमेटिक हो जाएंगे, मेंबर हो जाएंगे। अब हम लोग दोस्त इनके क्या करते हैं, कार्यकाल क्या होता है, वो कार्यकाल जानने का काम करेंगे। जो टेन्योर होता है, कितने दिन तक आखिरकार ये इनका कार्यकाल होता है, तो कार्यकाल जो होता है दोस्त 3 साल का होता है, 3 साल का होता है। और जो सर मैक्सिमम जो एज लिमिट होना चाहिए वो होना चाहिए 70 साल, 70 ईयर, 3 साल का कार्यकाल।
और मैक्सिमम 70 साल। 70 साल के बाद, 70 साल एज के बाद कोई व्यक्ति जो है एसएचआरसी का मेंबर नहीं बन सकता है। और ये जो है सिर्फ सेम है एनएचआरसी की तरह। एनएचआरसी में भी 370 है और यहाँ भी 370 ही है। दूसरी बात दोस्त, अगर कोई व्यक्ति जो कि एसएचआरसी का मेंबर है और वो रिटायर हो जाता है एसएचआरसी से, तो उससे रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। उसे फिर से जो है एसएचआरसी के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। उसे एसएचआरसी के मेंबर और चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार एसएचआरसी का मेंबर बन जाता है तो वो फिर से ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ना ही स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करेगा, कि कोई भी नौकरी लेने के लायक फिर वो नहीं होता है। जिस तरह से एनएचआरसी के रिगार्डिंग क्या है प्रोविजन है। तो ये जो प्रोविजन है दोस्त एनएचआरसी के सेम है, सेम एज एनएचआरसी। बट यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो ये है दोस्त कि इसका जो अपॉइंटमेंट है एसएचआरसी के मेंबर और चेयरमैन का, वो गवर्नर के द्वारा होता है। बट दोस्त जो रिमूवल है, जो रिमूव किया जाएगा वो ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। वो सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जो कि सवाल यहीं से आते हैं। बच्चे समझते हैं कि आखिरकार राज्य का है तो कौन करेगा, गवर्नर ही ये कर सकता है, हटा सकता है। बट दोस्त ऐसा नहीं है। इस केस में राष्ट्रपति हटाएंगे, सिर्फ राष्ट्रपति हटाएंगे। और जो प्रोसीजर है इसे हटाने का, वो प्रोसीजर सेम प्रोसीजर है जैसा कि एनएचआरसी के मेंबर का है। तो हम यहाँ पर अभी प्रोसीजर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोसीजर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनएचआरसी के पीरियड में, के सेक्शन में। तो एनएचआरसी का जो प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर एसएचआरसी के मेंबर के रिमूवल के लिए है। और इस केस में भी क्या है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसे रिमूव करने का काम करेंगे। गवर्नर रिमूव नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, याद करने का काम करेंगे। एनएचआरसी की तरह जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह जो एसएचआरसी है, इसके पास भी सिविल कोर्ट का पावर होता है। इसे भी सिविल कोर्ट का पावर होगा। और जो इसका फंक्शन होगा, जो इसका प्रोसीजर होगा, वो जुडिशियल नेचर का होता है, जो न्यायिक प्रकृति का होता है, जुडिशियल नेचर का होगा। और एनएचआरसी की तरह एसएचआरसी भी कोई भी जो मानव अधिकार उल्लंघन का जो मुद्दा है वो उसी मैटर से डील करेगा जो 1 साल से पुराना ना हो, जो 1 साल से पुराना नहीं हो। कोई मुद्दा जो 1 साल से पुराना है, मानव अधिकार का मुद्दा है, तो वो एसएचआरसी के जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। ना तो एनएचआरसी के जुरिसडिक्शन में आता है और ना ही एसएचआरसी के जुरिसडिक्शन में आता है। अगर कोई मुद्दा जिससे वो डील करता है वो 1 साल से कम का होना चाहिए, 1 साल से नया होना चाहिए। और इसके बाद दोस्त जो एसएचआरसी है वो क्या करता है कि हर साल एक रिपोर्ट क्या करेगा, सबमिट करेगा। एक रिपोर्ट सबमिट करता है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को हर साल एक रिपोर्ट सबमिट करता है और फिर स्टेट गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करेगा, सबमिट करेगा। बट स्टेट गवर्नमेंट जो इस रिपोर्ट को लेजिस्लेटिव असेंबली में सबमिट करता है, उसको इस रिपोर्ट के साथ साथ एक मेमोरेंडम ऑफ एक्शन भी ये करना होता है, सबमिट करना होता है, मेमोरेंडम ऑफ एक्शन। तो इस तरह से दोस्त हमारा जो एसएचआरसी है, राज्य मानव अधिकार आयोग, वो समाप्त हुआ। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानने का काम करेंगे। दोस्त एक ह्यूमन राइट कोर्ट अक्सर एग्जाम में आते हैं, ह्यूमन राइट कोर्ट, मानव अधिकार न्यायालय। जो ह्यूमन राइट कोर्ट है दोस्त, इसे पहरा एक्ट के जरिए क्या किया गया है, बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। पहरा एक्ट के अनुसार, पहरा एक्ट में प्रोविजन है कि हर एक जिला में एवरी डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जिला में ह्यूमन राइट कोर्ट, मानव अधिकार न्यायालय जो है क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। और ये जो मानव अधिकार कोर्ट है, इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट ओनली, इस बात को याद रखिएगा, ओनली सिर्फ कौन करेगा, राज्य सरकार, सिर्फ राज्य सरकार इसका गठन करेगा। इस केस में ना तो केंद्र सरकार इसका गठन करेंगे, ना तो जो सांसद है वो गठन करेगा, ना ही जुडिशियरी गठन करेगा, बल्कि जो राज्य सरकार है वही से गठन करेगा। दोस्त ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट कोर्ट इस्टेब्लिश करने का पावर किसके पास है, तो राज्य सरकार के पास पावर है। दूसरा, ह्यूमन राइट कोर्ट जो है पहरा एक्ट के जरिए आया है, प्रत्येक राज्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जिला में, एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिला में इसका क्या होता है, गठन होता है। जो ह्यूमन राइट कोर्ट है, ह्यूमन राइट कोर्ट के जो जज होते हैं उनका एक स्पेशल डेजिग्नेशन है, उनको एक हम लोग अलग नाम से जानते हैं। उस नाम को हम लोग बोलते हैं दोस्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या बोलेंगे दोस्त, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके जज को हम लोग जज नहीं बोलते हैं बल्कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं जज को।
और एक और बात हम लोग दोस्त याद रखेंगे कि जो पहरा एक्ट था 1993 का, जो पहरा एक्ट था 1993 का, इसमें जो है 2019 में संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है। इसमें क्या हुआ, 2019 में संशोधन हुआ। 2019 से पहले दोस्त क्या था कि जो SHRC और जो NHRC हैं, SHRC और NHRC के जो मेंबर हुए हैं दोस्त, इनके मेंबर का कार्यकाल जो था, इनके सदस्य का कार्यकाल 5 साल हुआ करता था, जिसे घटा करके क्या कर दिया गया, 3 साल कर दिया गया। पहले क्या था कि जो NHRC हैं, उनके चेयरमैन सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, NHRC के केस में NHRC के जो चेयरमैन हैं सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकते हैं। और दोस्त जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, इस केस में जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, सिर्फ वही चेयरमैन बन सकते थे। बट जो 2019 में प्रोविज़न किया गया कि सिर्फ CJI ही नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ जो कोई ऑर्डिनरी जज हैं, जो कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी क्या हो सकता है, NHRC के चेयरमैन हो सकता है। उसी तरीके से जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसमें बोला गया कि जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके साथ साथ जो यहाँ के जज हैं, जो यहाँ के जज हैं वो भी क्या हो सकते हैं कि मेंबर हो सकते हैं, यहाँ के वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। ये प्रोविज़न किया गया दोस्त। और दोस्त जो दूसरा प्रोविज़न था वो ये था कि इसमें मैंडेटरी किया गया कि जो NHRC है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें जो है कम से कम एटलीस्ट एक मेंबर होंगे, कम से कम एक मेंबर होंगे। इसमें बोला गया कि कम से कम एक मेंबर होंगे। और दूसरा जो दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है, जिसे याद करने के, जिसे जो है एग्जाम में पूछने के लायक हम लोग मान सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ये है दोस्त कि जो NHRC है, इसमें जो है 2 तरह के क्या होते हैं, हेड होते हैं। एक होते हैं इसके चेयरपर्सन, एक होते हैं इसके चेयरपर्सन, दूसरा होता है दोस्त इसका सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल होंगे दोस्त, वो NHRC के केस में होंगे, NHRC के जो होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल होंगे। और जो SHRC है, राज्य मानवाधिकार आयोग, इस केस में सिर्फ सेक्रेटरी होता है, इस केस में सिर्फ सेक्रेटरी होगा। अब दोनों में अंतर क्या है, तो जो चेयरपर्सन होता है दोस्त, उसका जो फंक्शन होता है, उसे वो फंक्शन जुडिशियल फंक्शन होता है, जुडिशियल नेचर का फंक्शन होगा। प्लस में अगर कोई रेगुलेशन बनाना है, अगर कोई मानव अधिकार के रिगार्डिंग कोई रेगुलेशन बनाना है, विनिमय करना है, तो उस केस में क्या होगा, चेयरपर्सन का जहाँ पे रोल होगा। तो चेयरपर्सन का ये 2 मेजर फंक्शन है। वहीं सर NHRC में जो सेक्रेटरी जनरल है और SHRC में जो सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनका सर क्या फंक्शन है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उनका, प्रशासनिक जो फंक्शन होता है, वो उसका जो हेड होता है वो सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी होते हैं, प्रशासनिक काम का जो हेड होते हैं। दूसरा तरफ जो फाइनेंशियल होता है सर, NHRC में कोई भी जो वित्तीय मुद्दा है, जो पैसा के रिगार्डिंग जो मुद्दा है, वो सेक्रेटरी जनरल देखते हैं दोस्त। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, याद करने का काम करेंगे। अब हमारा दोस्त क्या होता है कि SHRC जो है ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जो नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को क्या करेंगे, डील करेंगे। तो थैंक यू दोस्त। पढ़ाकू सेंटर में